Hello बच्चों, let this question a particle of mass m moving with speed v hit elastically another stationary particle of mass 2m on a smooth horizontal circular tube of radius r. Find the time when the next collisions will take place. आइए बेटा, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जिसका रेडियस हमें यहाँ पे r बता रखा है बेटा। ये सर्कुलर ट्यूब हो जाती है, इस प्रकार से सर्कुलर ट्यूब हो जाती है बेटा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए बेटा सर्कुलर ट्यूब हो गई जिसका रेडियस यहाँ पे आर हमें बता रखा है, ठीक है। और इसमें एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, मूविंग विद स्पीड वी से बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस सर्कुलर ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक पार्टिकल है जो वी स्पीड से यहाँ पे मूव कर रहा है और दो बॉल्स के बीच में यहाँ पे कॉलिजन्स हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही बेटा। यहाँ पे दो बॉल्स यहाँ पे रखी हुई है, ये बॉल ए है और ये बॉल बी है बेटा। ये बॉल ए है और ये बॉल बी है बेटा। इसका मास यहाँ पे हमारे को एम मास बताया गया है और इसका मास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास इसका मास 2m है ना, और इसका मास m है बेटा। नहीं, इसका मास आप 2m कंसिडर कीजिए, इसका मास 2m कंसिडर कीजिए और इसका मास यहाँ पे 1m कंसिडर कीजिए बेटा। ये बॉल ए हो गई और ये बॉल बी हो जाती है। इसका मास m है, इसका मास 2m है बेटा। और जो 2m वाले मास है बेटा, ये किस कंडीशन पर है आपका, पहले अभी रेस्ट कंडीशन पर है, अब ये रखा हुआ है रेस्ट कंडीशन पर। u2 स्पीड इसकी भी 0 है बेटा। बॉल m मास की जो बेटा यहाँ पे आती है और v स्पीड से इससे टकरा जाती है, कोलाइड कर जाती है बेटा। तो जो आफ्टर कोलिजन अगर हम देखेंगे, जब इनका कोलिजन हो जाता है, इलास्टिकली कोलिजन करते हैं, स्पेशली बोला गया है इलास्टिकली कोलिजन करते हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी जो u1 स्पीड है वो कितनी है, u है बेटा, v मीटर पर सेकेंड है। जो ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है ये आपका रेस्ट कंडीशन पर है। रेस्ट कंडीशन मतलब इसका जो u2 स्पीड है वो आपका कितना है, 0 है बेटा। आफ्टर कोलिजन अगर हम देखते हैं तो आफ्टर कोलिजन हमने क्या देखा कि जैसे ही कोलिजन हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन हो जाता है बेटा, यहाँ पे मासेस दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पे इसका मास अगर m है तो इसका मास यहाँ पे हमको 2m बोला गया है बेटा। तो m1 मास अगर हमारे पास m है, m1 मास हमारे पास m है, तो m2 मास हमारे पास 2m बेटा। तो आफ्टर कोलिजन m1 मास जो है बेटा वो v1 स्पीड से मूव करता होगा और m2 मास जो है आपका v2 स्पीड से मूव करता होगा बेटा। तो आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड क्या होगी, पहले वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, जब भी जाके हम टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने टाइम बाद वो कोलिजन करेंगे बेटा। तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन जो वेलोसिटीज होती हैं, आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन जो वेलोसिटी होती है बेटा, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूले होते हैं बेटा। जो v1 फॉर्मूला है बेटा, v1 वेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो होता है 2m2u2 प्लस u1 m1 माइनस का m2 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। ये आफ्टर इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो u2 कितना है, यहाँ पे 0 है तो ये टर्म 0 हो जाती है। u1 कितना है बेटा, v है, और m1 m है, और m2 यहाँ पे m1 माइनस m2 2m हो जाता है, और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3m हो जाता है। तो ऊपर कितना बचा, माइनस का mv अपॉन 2m बच जाता है, m माइनस mv अपॉन 3m बच जाता है बेटा। ये 2m और प्लस m होकर के 3m मास हो जाएगा। m से m कट गया तो मैडम माइनस का v/3 स्पीड इसकी हो जाती है बेटा। तो हमने क्या देखा कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है m kg का पार्टिकल जो है जिसका मास m kg है बेटा, वो आपका माइनस v/3 स्पीड से मूव करेगा बेटा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। इसी प्रकार से v2 स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो v2 स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, 2m1u1 प्लस का u2 और ब्रैकेट m2 माइनस का m1, m2 माइनस का m1 अपॉन m1 प्लस m2 इसका फॉर्मूला होता है बेटा। अगर मैं यहाँ पे m1 मास देखता हूँ तो m1 मास m है, v1 u1 स्पीड कितनी है, u1 स्पीड आपके पास v है बेटा, और u2 स्पीड अगर मैं देखता हूँ तो u2 स्पीड आपके पास कितनी है बेटा, यहाँ पे 0 है क्योंकि वो रेस्ट कंडीशन पे है, तो वो टर्म आपका 0 हो जाता है। और टोटल मास कितना है, 2m प्लस m है बेटा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि 2mv अपॉन 3m हो जाता है, m से m कट जाएगा तो स्पीड हो जाएगी 2v/3 बेटा। तो आफ्टर इलास्टिक कोलिजन हमने क्या देखा कि जो बॉल ए है जिसका मास यहाँ पर m kg का था, और जो बॉल बी है जिसका मास यहाँ पे 2m kg का था बेटा, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो बॉल बी है जिसका मास 2m kg का है, इसका तो स्पीड यहाँ पे v2 स्पीड यहाँ पे कितना हो गया, 2v/3 हो गया, वो भी इस डायरेक्शन में हो जाता है 2v/3 मीटर पर सेकेंड बेटा। और जो बॉल ए है इसका स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, v1 बराबर यहाँ पे हो जाता है v/3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और मतलब जैसे ही यहाँ पे सर्कुलर ट्यूब के अंदर आप ध्यान से देखते हो तो सर्कुलर ट्यूब में जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे यहाँ पे कोलिजन हुआ ना, तो यहाँ पे कोलिजन होते ही यहाँ पे जैसे ही कोलिजन हुआ बॉल
ए का और बॉल बी का जैसे यहाँ पे कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन होते ही इनकी स्पीड तुरंत इंटरचेंज कर गई। इसकी जो कॉलिजन की स्पीड हो गई है आफ्टर द कॉलिजन v2 स्पीड, वो तो हो गई है 2v/3 स्पीड हो जाती है। और आफ्टर कॉलिजन जो इसकी स्पीड हो गई है, इसकी स्पीड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में v/3 हो गई है बेटा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड v/3 हो गई है तो ये कहीं ना कहीं कोलाइड करेंगे। मान लीजिए जगह वापस से कोलाइड कर जाते हैं आफ्टर कॉलिजन बेटा। यहाँ पे वापस से यहाँ पे कॉलिजन इनका हो जाता है, कॉलिजन टेक प्लेस ना, अगेन कॉलिजन टेक प्लेस बेटा। यहाँ पे दोबारा कॉलिजन हो गया, अगेन कॉलिजन हो रहा है मान लीजिए। तो अगर अगेन कोलिजन हो रहा है तो बेटा बॉल बी यहाँ से घूमती हुई इधर पहुंच रही है और बॉल बी बी ए यहाँ पर पहुंच रही है बेटा। तो अगर इसको यहाँ पे पहुंचने में t1 टाइम लग रहा होगा और इसको यहाँ पे पहुंचने में अगर t2 टाइम लग रहा होगा, तो टोटल टाइम जो कोलिजन हो जाएगा, टोटल टाइम जो हो जाएगा यहाँ पे टोटल टाइम ना फॉर अगेन कोलिजन, टोटल टाइम फॉर अगेन कॉलिजन बेटा, फॉर अगेन कॉलिजन बेटा। तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा दोबारा से कॉलिजन होने में, दोबारा से कॉलिजन होने में जो अगेन टाइम लगने वाला है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगेन टाइम जो लगेगा यहाँ पे दोबारा कॉलिजन होने के लिए, वो कॉलिजन का अगेन टाइम होगा t1 प्लस t2, दोनों का ऐड करना पड़ेगा। अब t1 टाइम क्या होने वाला है, t1 टाइम होने वाला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस चल करके आया होगा है ना, और ये भी कोई ना कोई डिस्टेंस चल करके आया होगा। तो कितने डिस्टेंस चल कर आए होंगे तो वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट आप ये सोचो कि अगर इसका रेडियस r है, अगर इसका रेडियस r है यहाँ पे, तो बेटा जितना डिस्टेंस ये चला होगा कोई ना कोई डिस्टेंस x1 और कोई ना कोई डिस्टेंस ये भी चला होगा। बट यहाँ पे टोटल चले क्या होंगे, ये थोड़ा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल चले होंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2πr हो जाएगी। अपन टोटल स्पीड अगर लिखें तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये v1 इधर है v2 इधर है। तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है v1 प्लस v2 हो जाती है बेटा। तो जो टोटल टाइम हम ध्यान से देखें तो 2πr हो गई, और रिलेटिव स्पीड अगर देखते हैं तो कितनी होगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करने पर v/3 प्लस 2v/3 हो जाती है। और v/3 प्लस 2v/3 कितना हो जाएगा, v के बराबर हो जाता है बेटा। तो जब दोबारा कॉलिजन्स होगा तो उसको दोबारा कॉलिजन्स होने में जो टाइम लगेगा वो 2πr अपॉन v लगेगा बेटा, है ना। तो हमने यहाँ पे s1 डिस्टेंस लिखते बेटा, यहाँ पे अगर मैं पे लिखता टाइम को तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना पड़ता। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमें मालूम है। बेसिकली जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो क्या हो रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो रहा है। और जो टोटल स्पीड है वो हम यहाँ पे उसके रिलेटिव स्पीड को लिख सकते हैं बेटा। तो वही हमने यहाँ पे किया, 2πr और v/3 प्लस 2v/3 2πr अपॉन v हो जाता है बेटा। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि दोबारा जब कॉलिजन्स होगा तो जो टाइम लगने वाला है वो टाइम कितना होगा, यहाँ पे 2πr अपॉन v यहाँ पे दोबारा टाइम लगने वाला है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।